आप भीड़ देखो कितनी है। ये जनता की आवाज है, बामन मेश्राम साहब की आवाज नहीं है। किसी भी कीमत पे ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, ये देश की जनता ने जिम्मेदारी लगाई है। चुनाव आयोग के अंदर बीजेपी के कार्यकर्ता, हर एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जो इलेक्शन का है उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता, हम ये नहीं होने देंगे। मोदी जी नोटा से चुनाव हारेंगे कि पेपर बैलेट से होंगे, तो नोटा से चुनाव हारने की तैयारी कर ले मोदी। ईवीएम धोखा ही धोखा है। ईवीएम से चुनाव ना सुरक्षित होते हैं ना जल्दी होते हैं। इलेक्शन कमीशन के किसी भी व्यक्ति की इतनी हिम्मत नहीं हो रही, प्रधानमंत्री जी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि हमसे आके डिबेट करें। अगर 2024 में अगर ईवीएम के मशीन के जरिए अगर इलेक्शन होता है तो सबसे पहले महिला ईवीएम फोड़ेंगी। पूरे हरियाणा को हमने कंट्रोल किया है। सारे हरियाणा से यहाँ कम से कम भी 20,000 लोग आए हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग जो है वो नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सरकार के दबाव में है। जब ईडी दबाव में, सीबीआई दबाव में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दबाव में, सारे डरे हुए हैं। पहले तो पूरी प्रक्रिया 3-4 दिन में पूरी हो जाती थी, इलेक्शन भी हो जाता था, गिनती भी हो जाती थी। और आज जब भी इलेक्शन होता है एक डेढ़ महीने बाद रिजल्ट आता है। बैलेट पेपर में कहीं गड़बड़ है, कोई बूथ कैप्चर करता है, वो आंखों के सामने गड़बड़ दिख जाती है। ईवीएम में तो आंखों के सामने गड़बड़ पकड़ी नहीं जाती। गड़बड़ का पता कब लगता है? रिजल्ट आ जाता है, हारा हुआ जीत जाता है, जीता हुआ हारा जाता है। ईवीएम के खिलाफ अब देश के अलग अलग कोनों से लोगों ने इकट्ठा होना शुरू कर दिया है। कई संगठनों ने एकजुटता दिखानी शुरू कर दी है, जिसका उदाहरण जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आज ईवीएम के विरोध में अलग अलग जगहों से ये लोग आए हुए हैं और एक भीड़ जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इकट्ठी हुई है। इन सभी लोगों का साफ तौर पर एक स्वर में बस यही कहना है कि अब ईवीएम को हटाया जाए और उसके स्थान पर बैलेट पेपर को लाया जाए, बैलेट पेपर का इस्तेमाल कराया जाए, क्योंकि ईवीएम से जो चुनाव कराया जाता है वो निष्पक्ष चुनाव नहीं होता है और हमें ईवीएम से एतराज है। ऐसे में इन लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए चलते हैं इनके पास और जानते हैं इन्हीं से। सर, पहले विपक्षी पार्टियों ने ईवीएम पर सवाल उठाए, आप लोगों ने ईवीएम पर सवाल उठाए। कल ही हमने देखा कि भारत सरकार के पूर्व सेक्रेटरी ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि चुनाव आए जो ईवीएम बनाने वाली जो कंपनी है उसमें बीजेपी के नेता मौजूद है, उस पर क्या कहेंगे? भारत मुक्ति मोर्चा के जो बामन मेश्राम साहब हैं, पामसेब के बामन मेश्राम साहब हैं, जो बहुत लंबे समय से ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके आह्वान पे आज की ये रैली है। मोदी जी ने, अमित शाह जी ने धारा 144 लगा ली। देखो सामने आप कितनी भीड़ है। हर एक बॉर्डर पे देश के हजारों पुलिस के अधिकारी लगा दिए। आप भीड़ देखो कितनी है। ये जनता की आवाज है, बामन मेश्राम साहब की आवाज नहीं है। ये देश की जनता चाहती है, ये हम लोगों की आवाज नहीं है, देश की जनता चाहती है। ये देश के रिटायर्ड जजेस की, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो सिटीजन कमेटी बनी है, ये उनकी आवाज नहीं है, ये देश की जनता की आवाज है। ये पॉलिटिकल पार्टीज की आवाज नहीं है, देश की जनता की आवाज है। देश की जनता ने अपने ईमानदार नौकरों की जिम्मेदारी लगाई है। हम लोग ईमानदार नौकर हैं देश की जनता के। किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, ये देश की जनता ने जिम्मेदारी लगाई है। चुनाव आयोग के अंदर बीजेपी के कार्यकर्ता, हर एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जो इलेक्शन का है उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता, हर जगह वोट कटवाने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता, पुलिस में बीजेपी के कार्यकर्ता, सुप्रीम कोर्ट के अंदर तक उनके सॉलिसिटर जनरल जो और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो है, अटॉर्नी जनरल जो है, वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरह बिहेव कर रहे हैं। सारे देश पे बीजेपी के हर एक कार्यकर्ताओं ने कब्जा कर रखा है। हम ये नहीं होने देंगे। मोदी जी नोटा से चुनाव हारेंगे कि पेपर बैलेट से होंगे, तो नोटा से चुनाव हारने की तैयारी कर ले मोदी। तो आप कह रहे हैं सरकार के हर एक तंत्र के अंदर, चाहे वो निष्पक्ष संस्थाएं भी हो, वहाँ बीजेपी के नेताओं की मौजूदगी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये तथ्य है, ये सच्चाई है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटा के अपनी जेब से एक इलेक्शन कमीशन का मेंबर अपॉइंट करने वाले प्रधानमंत्री जी मोदी जी को शर्म आती है। और बीईएल में 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपने पार्टी के लोगों को बनाने में शर्म नहीं आती मोदी जी को। ये है बेशर्मी की इंतहा अमित शाह साहब और मोदी जी की और मोहन भागवत जी की। किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। जो चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन हुए उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये तो आंखों के सामने 8 वोट चुरा लिए। अगर ईवीएम के माध्यम से चुनाव होते तो ये कहते हम तो वैसे ही जीत गए, हम असल में चुनाव जीते। अभी तो कम से कम चोरी पकड़ी गई ना, क्यों? क्योंकि मतपत्र से चुनाव हुए। ये है ईवीएम और मतपत्र में फर्क। इसलिए मतपत्र से चुनाव होंगे। किसी हालत में, किसी कीमत पे किसी की औकात नहीं है जो ईवीएम से चुनाव करा ले इस बार। लेकिन
सर, जो बैलेट पेपर की प्रक्रिया है उसको लेकर भी तमाम सवाल उठते हैं कि वो एक महंगी प्रक्रिया है, उसके अंदर समय ज्यादा लगता है, उसके बाद ईवीएम जो है आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से बनी हुई है। हम ये बात साफ तौर पे कह रहे हैं, ईवीएम से चुनाव जल्दी होते हैं, ईवीएम से चुनाव सस्ते होते हैं, ईवीएम नहीं, पेपर बैलेट से चुनाव सस्ते होते हैं, पेपर बैलेट से चुनाव जल्दी होते हैं, पेपर बैलेट से चुनाव सुरक्षित होते हैं। ईवीएम धोखा ही धोखा है। ईवीएम से चुनाव ना सुरक्षित होते हैं, ना जल्दी होते हैं, ना समय पर होते हैं, ना कम खर्चे में होते हैं, बहुत पैसे लगते हैं। तो इसीलिए ईवीएम धोखा है। हमने ये बात बोली है। देश के, दुनिया के किसी भी व्यक्ति ने, इलेक्शन कमीशन के किसी भी व्यक्ति की इतनी हिम्मत नहीं हो रही, प्रधानमंत्री जी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि हमसे आके डिबेट करें। हम साबित करेंगे कि मतपत्र से चुनाव जल्दी, सस्ते और सुरक्षित होते हैं। सर, लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है कि जब विपक्ष चुनाव नहीं जीत पाता इसलिए ईवीएम पर सवाल उठाने लगते हैं। हम तो कह रहे हैं ना, सारे चुनाव रद्द करो, अभी ये चारों चुनाव भी रद्द करो, जो तेलंगाना का चुनाव भी रद्द करो, ईवीएम से नहीं, पेपर बैलेट से कराओ। मोदी जी की एक सीट नहीं आएगी तेलंगाना में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के तमाम वकील आप देख सकते हैं और कई लोग अलग अलग संगठनों से आए हुए हैं और यहाँ पर ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। मैम, ईवीएम के खिलाफ आप लोग इकट्ठे हुए हैं, तो क्या लगता है कि जो आपने मोर्चा खोला है क्या वो सफल हो पाएगा? देखिए, इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में लोगों का जो प्रेशर होता है वो सरकार को मानना पड़ेगा। चुनाव आयोग पर आज देश के इतिहास में पहली बार ये महामोर्चा निकाला गया है और इसका नेतृत्व माननीय वामन मेश्राम साहब कर रहे हैं, जो इस देश के जो मूल निवासी बहुजन लोग हैं उनके जननायक है। तो इस देश के ईवीएम मशीन को बैन करने के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग पर हमारा मोर्चा है और उन्हें ये बात माननी पड़ेगी, क्योंकि इस महामोर्चा में देश का हर तबका, SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज और जो महिलाएं हैं सभी शामिल है। सभी का इस ईवीएम मशीन पर विश्वास नहीं है, क्योंकि इस देश का जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का मानना है, उसका लैंडमार्क जजमेंट है कि इस ईवीएम मशीन से ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकते। तो चुनाव आयोग को ये सुप्रीम कोर्ट की बात माननी चाहिए और हमारा महामोर्चा जरूर। मैम, ये कहा जा रहा है कि जो ये आंदोलन हो रहा है सिर्फ कुछ लोगों का आंदोलन है और ये बस लोगों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है, जबकि ईवीएम में कोई गड़बड़ी मौजूद नहीं। देखिए, ऐसा नहीं है। देश का सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि इस ईवीएम मशीन में फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकते। 8 अक्टूबर 2013 को ईवीएम मशीन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट दिया है। तो एक ऐसा कहा जा सकता है, आपने देखा कि चांद पर यान गया, उसे पृथ्वी पर से मैनेज करने का, कंट्रोल करने का काम साइंटिस्ट लोग कर रहे थे। तो इस देश का छोटा सा ईवीएम मशीन, उसे क्यों नहीं, उसमें क्यों गड़बड़ी नहीं हो सकती? हो सकती है, उसमें धांधली हो सकती है। मैम, क्या कुछ कहेंगी ईवीएम को लेकर? आप सब लोग एकजुट हुए हैं एक स्वर के अंदर, तो ईवीएम को हटवा पाएंगे लोकसभा चुनावों से पहले? जरूर हटेगा, क्योंकि देखिए आज जो जनसैलाब हुआ है ये एक ही लोगों का, एक ही संगठन का नहीं है। ये देश भर में जितने भी पीड़ित जो लोग हैं वो ईवीएम के विरोध में ये प्रदर्शन करने के लिए आए हैं और आगामी दिन में वो 2024 में नहीं चाहते कि ईवीएम से चुनाव हो। और यदि ईवीएम में चुनाव होगा तो सभी लोग आप सुन रहे हैं, सभी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि आगामी दिन में अगर 2024 में अगर ईवीएम के मशीन के जरिए अगर इलेक्शन होता है तो सबसे पहले महिलाएं ईवीएम फोड़ेंगी, ईवीएम महिलाएं फोड़ेंगी। ये महिलाओं खुद कह रहे हैं कि अगर अभी ईवीएम से होता है चुनाव तो महिला ईवीएम फोड़ेगी। आप यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर झंडा एक तरीके से हिलाया जा रहा है और अपना विरोध जो है वो दर्शाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ईवीएम के खिलाफ मोर्चे पर और इस भीड़ के अंदर तमाम महिलाएं, तमाम बुजुर्ग और युवा लोग मौजूद हैं और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि ईवीएम को हटाया जाए और उसकी जगह पर बैलेट पेपर का इस्तेमाल करवाया जाए। और सभी साथी बैठ जाइए और बैठ कर साथियों साहब हम लोग यहाँ पर आज जो भीड़ है वो इकट्ठी हुई है। सर, ईवीएम को लेकर ये जनसैलाब तो उमड़ा पड़ा है, लेकिन इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि चुनावों में तो कुछ वक्त ही बचा है? सर्वप्रथम मैं आपका जो चैनल है उसका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोग सर्दी के मौसम में भी लोगों की आवाज़ जनता तक पहुंचाने के लिए, सारे देश में बुलंद करने के लिए आप लोग आए हुए।
ये जो आप लोग कह रहे हैं कि ये लोग आए हुए हैं, तो ईवीएम मशीन जो है वो चोर है, क्योंकि जो जनता है वो देश की मालिक है। संविधान की प्रस्तावना में भी लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये जो भारत के लोग हैं यही देश के मालिक हैं। और जो रसीदी टिकट पर जो तनख्वाह लेता है, चाहे वो जनप्रतिनिधि है, चाहे वो कर्मचारी अधिकारी है, वो सारे नौकर हैं। तो नौकर मालिक की बात नहीं मानेगा तो इसका मतलब ये वैसे ही गलत बात है। और लोकतंत्र भारत में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसलिए वोट का अधिकार नहीं दिया कि वो वोट के अधिकार को छीन लेगा कोई अब। तो ये वोट का अधिकार जो अहम अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट अधिकार है, इसको हम छीनने नहीं देंगे। और आज हमारे जो माननीय वामन मेश्राम साहब, मूल निवासी नायक, और राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के पटेल साहब, बहुजन मुक्ति पार्टी के परमेंद्र प्रताप सिंह जी, किसान मोर्चा के सुरेश वर्मा जी, और जो सारे देश के जो हमारे सारे संगठन 89 संगठन है वाम सेव के, वो सारे संगठन, और साथ में जो भीम आर्मी है उन्होंने भी जो समर्थन दिया है, किसानों ने समर्थन दिया है, कर्मचारियों ने दिया है, फौजियों ने दिया। तो सारे देश में ईवीएम के विरोध में आवाज़ उठ रही है। तो ये इनको जनता की कदर करनी चाहिए, जनता की आवाज़ को मानना चाहिए। आप कह रहे हैं सारे देश में ईवीएम के खिलाफ आवाज उठ रही है, लेकिन कहा जा रहा है ये तो कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं, कुछ ही लोगों को ईवीएम से दिक्कत हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ईवीएम के समर्थन में एक भी वीडियो दिखाइए ना सोशल मीडिया पर, या जो है ना मेन स्ट्रीम मीडिया पर कोई बोलता हुआ दिखाइए ना, तब तो हम मान लें। सारे ही विरोध में बोल रहे हैं, सोशल मीडिया देख लीजिए, मेन स्ट्रीम मीडिया देख लीजिए, तो समर्थन में कौन बोल रहा है जरा बताइए। तो हम तो ये जो है ना कहना चाहते हैं, हम लोग गाँव जा रहे हैं, हम लोग पूरे हरियाणा प्रदेश का, मैं बहुजन मुक्ति पार्टी का CEC सदस्य और हरियाणा प्रभारी हूँ बहुजन मुक्ति पार्टी का। पूरे हरियाणा को हमने कंट्रोल किया है। सारे हरियाणा से यहाँ कम से कम भी 20,000 लोग आए हैं। तो साथियों, आप लोगों को ईवीएम को लेकर आप जो कह रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए, बैलेट पेपर से होने चाहिए, तो क्या आपको अपनी चुनावी संस्था पर विश्वास नहीं है? जो दावा करती है वो निष्पक्ष एक संस्था है, वो निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाती है। ऐसा है, चुनावी संस्था जो है वो निष्पक्ष नहीं रही। क्यों? केंद्रीय चुनाव आयोग जो है वो नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सरकार के दबाव में है। जब ईडी दबाव में, CBI दबाव में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दबाव में, सारे डरे हुए हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयुक्त के जो नियुक्त करने की प्रक्रिया उसमें शामिल नहीं किया गया। कितनी बड़ी गुंडागर्दी है। एक प्रधानमंत्री रहेगा, एक उसका मंत्री रहेगा, एक विपक्ष नेता रहेगा। चुनाव आयुक्तों को ऐसे जो है ना चुना जाएगा। 3 आदमियों में 2 आदमी खुद के होंगे, तीसरे क्या कीमत है। ये गुंडागर्दी हम चलने नहीं देंगे इनकी सरकारों की। ठीक है सर, आप क्या कुछ कहेंगे? यहाँ पर लोग तो आए हुए हैं, लेकिन चुनाव में कुछ समय बचा हुआ है, तो किस तरीके से बैलेट की जगह ईवीएम का प्रयोग करा पाएंगे? आपको अगर जानकारी नहीं तो मैं बता देता हूँ। पहले जब भी बैलेट पेपर से इलेक्शन होते थे, तो जब सारे उम्मीदवार अप्लाई कर देते थे इलेक्शन लड़ने के लिए, उम्मीदवारों के फार्म आते थे, फिर उनकी छंटाई होती थी, कैंसिल होते थे, नाम वापस लेने की तारीख आती थी, जो नाम वापस ले लेते थे उसके बाद बैलेट पेपर छपते हैं। हमेशा बैलेट पेपर कब छपते हैं? जब सारे उम्मीदवारों की छंटाई हो जाए। भाई कौन कौन उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेगा, तभी छपते थे ये। उसके लिए टाइम होता है। ये पहले बैलेट पेपर से इलेक्शन होते रहे, अब क्या दिक्कत है बैलेट पेपर कराने में? लेकिन कह रहे हैं बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाएगा तो ये बहुत ज्यादा एक महंगी प्रक्रिया है, और फिर इसके अंदर समय सबसे ज्यादा खपत होगी समय की। हाँ, इसमें ज्यादा लंबी प्रक्रिया है। ईवीएम में उससे ज्यादा लंबी प्रक्रिया है। ईवीएम में गड़बड़ होती है। अब ये देखो, रिजल्ट एक महीने बाद आता है। पहले पूरे देश में 1 तारीख को चुनाव हो जाता था और उसके बाद गिनती हो जाती थी तीसरे दिन। अब तो 1.5 महीने का टाइम लगता है। पहले तो पूरी प्रक्रिया 3-4 दिन में पूरी हो जाती थी। इलेक्शन भी हो जाता था, गिनती भी हो जाती थी। और आज जब भी इलेक्शन होता है, 1-1, 1.5 महीने बाद रिजल्ट आता है। और अगर बैलेट पेपर में कहीं गड़बड़ है, कोई बूथ कैप्चर करता है, वो आंखों के सामने गड़बड़ दिख जाती है। ईवीएम में तो आंखों के सामने गड़बड़ पकड़ी नहीं जाती। गड़बड़ का पता कब लगता है? रिजल्ट आ जाता है, हारा हुआ जीत जाता है, जीता हुआ हारा जाता है। सरकार किसी और की बननी होती है, सरकार किसी और की बन जाती है। तो हर राज्य में एक ही सरकार थोड़ी चल रही है। अभी चुनाव जब 5 राज्य के हुए थे तो हमने देखा था किस तरीके से तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी जीती और राज्यों के। हाँ, इसका कारण क्या है? तेलंगाना में गड़बड़ क्यों नहीं की? तेलंगाना में बीजेपी का कोई आधार था ही नहीं। पंजाब में गड़बड़ क्यों नहीं की? पंजाब में बीजेपी का कोई आधार ही नहीं था। जहाँ बीजेपी का कोई आधार नहीं,
वहाँ गड़बड़ नाम मात्र की होती है, और जहाँ ये पता है ये विपक्षी पार्टी है वहाँ ये 100% गड़बड़ करते हैं। अब ये देखो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, जहाँ बीजेपी के कैंडिडेटों को कोई गांव में नहीं घुसने देता था, कोई उनको बोलने भी नहीं देता था, फिर वोट कहाँ से किसने दे दी? किसान नाराज हैं, मजदूर नाराज हैं, सारे कर्मचारी नाराज हैं, महिलाएं नाराज हैं, रोजगार है नहीं, बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी, निर्यात घट रहा है, जीडीपी माइनस में आ गई है, तो वोट कौन देगा? वोट आएगा कहाँ से जब कोई खुश ही नहीं है, सारे नाराज हैं, तो ये गड़बड़ी। आप कह रहे खुश नहीं है, अमृतकाल बोलते हैं मोदी जी, अमृतकाल चल रहा है, अच्छे दिन चल रहे हैं। जिसको आप अमृतकाल कह रहे ना, ये हमारे देश में मुगलों और अंग्रेजों से भी बुरा दौर अब है। ये आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, अंग्रेजों के जमाने में इतने मुकदमे दर्ज नहीं हुए देशद्रोह के जितने अब इस तानाशाही सरकार में हुए हैं। मुगलों के ज़माने में भी लोगों को इतना तंग नहीं किया गया जितना अब तंग किया जा रहा है। किसी मीडिया में बोलने की है किसी की औकात? सारा गोदी मीडिया घुटने टेक गया, नहीं टेक गया? मीडिया है ही नहीं। क्या कह रहे हैं चाचा? सबसे ज्यादा चोर गुजराती लेके भागे इस देश का पैसा। गुजरात को आप क्यों बदनाम कर रहे हैं? उसी गुजरात से हमारे पीएम मोदी आते हैं, सोचिए। उनका नहीं कह रहा। अच्छा ये महल चौकसी कहाँ का है? गुजरात का ही है ना। अब और क्या कहूँ, नीरव मोदी, महल चौकसी और वो शराब का कारोबारी, वो कहाँ का? सारे पैसे लेके भाग गया, यहाँ तो कर गया ना नंगा। उनके पीछे तो ये हाथ धो के पड़ते ही नहीं, क्योंकि उनके वो कुछ लगते होंगे, बस इससे ज्यादा नहीं कहूँगा। ऐसे थोड़ी है। ये तो बताइए, जो मोदी जी की सरकार है वो कहती थी कांग्रेस के अंदर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। हाँ, हम भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आए। गलती की कि देश को अंग्रेजों से आजाद कराया, यही मैं कहूँगा। अगर वो गुलाम होते तो ये मानते, क्योंकि उनके पिछलग्गू थे, चमचे थे, पैर पकड़ लेते थे, माफी मांग लेते थे, और इन्होंने देश की आज़ादी के लिए कुछ नहीं किया है, इन चमचों ने जो आज गद्दी पे बैठे हैं। आपको लगता है देश की आज़ादी के लिए कुछ नहीं किया है? मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, ज़्यादा बोलने में मुझे टाइम लगता है। कोई नहीं, आप टाइम लीजिए, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं। आपको क्यों ऐसा लगता है कि जो ये सरकार है वो देश के बारे में नहीं सोच रही? मैं जितना जानता हूँ उतना बताता हूँ, जो मेरे दिल में दर्द है ना वो आपको बता दिया। और देखो, मेरे बच्चे बेरोजगार हैं कि 10 रुपए की मजदूरी तक नहीं मिल रही, मैं क्या करूं? किसके पास जाऊं? जमीन मेरे पास नहीं, मढ़ैया मेरे पास नहीं। मोदी जी तो जो है वो तो दे रहे हैं ना घर लोगों को, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर तो मिल रहे हैं। पूछ लो ना, मैं खुद कहता हूं। आप 340 IAS को हुआ ना, उत्तर प्रदेश में 300 IAS 40 को कम्पीट हुआ। कम्पीट होने के बाद कितना भी पिछड़ा हुआ पागल होगा तो बेचारे पलाट मारेगा क्या? 340 IAS को भगा दिया, मतलब ट्रेनिंग दिलवा के लालू शास्त्री एकेडमी में, उसके बाद हटाया। इसका मतलब कि नरेंद्र मोदी का तो मैं पिछड़ा का बेटा हूँ, बड़ा शान से लोगों को बोलता है, और पिछड़ावे पर लात मार दिया तो गधा है। उसके से गधा कोई है? कितना भी गधा हो, अपने कुल्हाड़ी से पैर काट लो, क्या काट लेगा बहन जी? आप बताओ, काटेगा कोई? नहीं काटेगा। इसका मतलब क्या है? नरेंद्र मोदी जो है जो प्रधानमंत्री नहीं है, इसको रिमोट करने वाला मोहन भागवत है। रिमोट करता मोहन भागवत, जो कहता वो सुनता है। अगर नहीं सुनेगा तो फिर पिछवाड़े उसको भी लात लगना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आरएसएस चला रहा है बीजेपी को। लिखित में मैं बोल रहा हूँ ना, वो इसके इशारे पर चलता है नरेंद्र मोदी। बीजेपी को तो जनता ने चुना है ना, बहुमत के साथ चुना है, 2 बार चुना है। आपने कहा बीजेपी जनता चुना, फिर जानता ड्राइवर रोड पर है, ड्राइवर रोड पर है, मजदूर रोड पर है, किसान रोड पर है, माइनॉरिटी और किसान मोर्चा सारे रोड पर हैं, बेरोजगार रोड पर है। फिर इस तरह करने के बाद भी ड्राइवर रोड पर है, पूरी भारत बंद हो रहा। उसके विरोध होने के बाद भी कहता 300 पार, 400 पार। अरे कहाँ से? हम जानते हैं हमारी माँ ने बच्चे पैदा कर सकती 4-5। साला ईवीएम मशीन भी बच्चे वोट पैदा करने लगा। ये भी आश्चर्य की बात है। मान ले नरेंद्र मोदी जहाँ से चुनाव लड़ा वर्तमान में, आप चुनाव आयोग वेबसाइट पर जाओ, पता करो टोटल वोट कितना होता है। वहाँ पर मात्र 11 लाख वोट होती है। 11 लाख वोट होने के बावजूद 50% होती है, लेकिन 1,78,000 वोट कहाँ से आया? किसने दिया उसको लाकर?